तो हमने आज स्टार्ट किया है जी डिस्कशन को कि दैट देयर आर सम स्टैटिस्टिकल नंबर्स और दीज स्टैटिस्टिकल नंबर्स मीन मीडियन एंड सो ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन तक हमने कोई 8 to 10 नंबर्स को लिखा. When we calculate these concepts for sample, which is a subset of population, we term them as sample statistic. और जब इन्हें हम पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं then they are known as population parameter. Numbers are same. सैंपल के लिए वर्किंग फार्मूला से की जाती है और पॉपुलेशन के लिए वर्किंग जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से की जाती है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो है वो ब्रॉडली टू टाइप्स हैं. देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. वन इज़ पॉइंट एस्टिमेशन एंड सेकंड इज़ इंटरवल एस्टिमेशन. या आप कह सकते हैं कि जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की फोर टाइप्स हैं, फोर अप्रोचेस हैं. वन इज़ टेस्ट स्टैट, सेकंड इज़ पी वैल्यू. पी वैल्यू को ना प्रोबेबिलिटी वैल्यू कहा जाता है. प्रोबेबिलिटी वैल्यू अप्रोच. थर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच और लास्ट है जी बूटस्ट्रैप्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. पॉइंट एस्टिमेशन जो है ना क्या करती है जी, इट प्रोवाइड्स दैट अ सैंपल statistic is representative of population or not. पैरामीटर भी ऐड कर देते हैं कि एक जो नंबर हमने सैंपल के लिए कैलकुलेट किया है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, बेस्ड ऑन टी स्टैट टेस्ट स्टैट अप्रोच एंड बेस्ड ऑन पी वैल्यू अप्रोच. अब ये जो आपके पास टेस्ट स्टैट अप्रोच है ना, टेस्ट स्टैट्स अप्रोच की कोई तादाद जो है ना वो फिक्स नहीं की जा सकती. डजन्स ऑफ टेस्ट स्टैट्स अप्रोच हैं. टी टेस्ट है आपके पास या टी स्टैट है, एफ स्टैट है, हम 5 लिख लेते हैं कोई सी. जी स्टैट है जो पहले याद आ जाए, काई स्क्वायर स्टैट है 1 2 3 4 और आप लिख लें इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है आप यू स्टैट लिख लेंगे. तो ये हमने 5 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखी हैं. टी टेस्ट भी एक टेस्ट स्टैट है, एफ टेस्ट भी एक टेस्ट स्टैट है, जी स्टैट भी एक टेस्ट स्टैट है. स्टैट मीन स्टैटिस्टिक. काई स्क्वायर स्टैट भी एक जो है ना टेस्ट स्टैट है और यू स्टैट भी एक टेस्ट स्टैट है. और ये लिस्ट ख़त्म नहीं होती, ये लिस्ट कंटिन्यू रहती है. बहुत सारी टेस्ट स्टैट्स हैं. अब यहाँ पर एक बात को ये समझना है कि वी आर नॉट स्टैटिस्टिशियंस. हम लोग स्टैटिस्टिशियंस नहीं हैं, हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं. तो रिसर्चर की प्रैक्टिशनर की आसानी के लिए, ईज़ के लिए स्टैटिस्टिक्स में इन तमाम टेस्ट स्टैट्स का एक मिरर इमेज भी क्रिएट किया जाता है. वो मिरर इमेज कहलाता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू. अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करता हूँ जी टेस्ट स्टैट के लिए. दैट इज़ एवरी टेस्ट स्टैट follows a distribution. Every test stat. अभी आप सुनते जाएं, अगर प्रॉब्लम भी है ना
आई थिंक कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होगी डिस्कशन। जब हम इसे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे ना, सिर्फ समझते चले जाएं, सुनते चले जाएं। जो बात मैं कर रहा हूँ वो समझ आ रही है तो मूव करते चले जाएं। कुछ डिस्कशन करने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। एवरी टेस्ट स्टैट फॉलोज अ डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी टेस्ट स्टैट हैज़ इट्स डिसीजन क्राइटेरिया। और डिसीजन क्या करना है? दैट नेक्स्ट में लिखते हैं जी, देयर आर टू decisions. One is significance and second is insignificant. इसे पूरा लिख देते हैं, significant और insignificant। अगर रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, अगर इनसिग्निफिकेंट है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। अब इसका मीनिंग क्या है? सिग्निफिकेंट का मीनिंग ये है दैट आप 5 स्टूडेंट्स हैं, आप 5 स्टूडेंट्स की हाइट 5.5 फिट है। क्या ये हाइट शिफा यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स की हाइट है? अगर हम कहेंगे दैट दिस इज सिग्निफिकेंट, इट मीन्स दिस मीन विच इज़ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक, इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन मीन विच इज़ पॉपुलेशन पैरामीटर। तो हम बात करते हैं दीज रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर पॉपुलेशन के लिए सैम्पल के रिजल्ट्स को यूज़ किया जा सकता है, सैम्पल के रिजल्ट से पॉपुलेशन को इन्फर किया जा सकता है, देन वी से आवर रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर वो नहीं है रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन के रिजल्ट्स का, देन वी कॉल देम एज इनसिग्निफिकेंट। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई है जी? चलो, तो दोबारा बात करते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन, हमने बात की हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज़ किया जाता है टू इन्फर फ्रॉम सैम्पल स्टैटिस्टिक अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। क्या सैम्पल के रिजल्ट्स पॉपुलेशन के लिए वैलिड हैं या वैलिड नहीं हैं? सैम्पल के लिए कैलकुलेशन फार्मूला से की जाती है, जैसे कि मीन के लिए क्या फार्मूला है जी? समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है जी, जितने भी एक्स हैं उनका सम कर लेते हैं, एन पे डिवाइड कर लेते हैं। तो हर एक नंबर का अपना फार्मूला एग्जिस्ट करता है लेफ़्ट साइड पे। उसी नंबर को एक प्रोसेस से गुजारते हैं, रिज़ल्ट आता है सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। और वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। और अगर रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट आए, इट मीन्स सैम्पल के रिज़ल्ट्स वही हैं जो पॉपुलेशन के हैं, देयरफॉर वी कैन मेक पॉलिसी, वी कैन यूज़ दीज रिज़ल्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर रिज़ल्ट्स इनसिग्निफिकेंट हैं, इट मीन्स ये सिर्फ इस सैम्पल के लिए वैलिड हैं, पॉपुलेशन के लिए ये इनवैलिड हैं। पॉपुलेशन को के लिए पॉलिसी मेकिंग हम नहीं कर सकते बेस्ड ऑन दीज रिज़ल्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सेल्स ग्रोथ पे इम्पैक्ट देखते हैं। आपने कुछ उनके नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, एवरेज सेल्स और इंक्रीज इन सेल, मैक्सिमम सेल। अब आप उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाते हैं। अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं सिग्निफिकेंट, इट मीन्स वो जो स्ट्रेटजी है वो सेल को इन्हेंस करती है। इसलिए उस स्ट्रेटजी के लिए फ्यूचर में हमें बजट भी सेपरेट करना चाहिए, हमें उसके लिए कोई जो है ट्रेनिंग का मैकेनिज़्म भी जो है बनाना चाहिए। दैट पॉलिसी इज़ वायबल पॉलिसी। कोई एचआर की पॉलिसी है जिससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है, आपने सैम्पल के लिए कैलकुलेशन की, इफ़ रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, इट मीन्स ये एचआर पॉलिसी आप
दोबारा से भी जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एचआर पॉलिसी का पार्ट बना सकते हैं। तो एक वर्ड है सिग्निफिकेंट और एक वर्ड है इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन सैंपल के रिजल्ट्स पॉपुलेशन के रिजल्ट्स का रिप्रेजेंटेटिव हैं, वी कैन मेक पॉलिसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इफ रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। अब रिजल्ट से क्या मुराद है? any number from this list, any number, any statistical number, if results are significant, sample, इसका मतलब क्या है जी? sample numbers are representative of population। second इसका मीनिंग है we can make policy। we can make policy based on these results, based on these results। तो फिर क्वेश्चन दोबारा से करते हैं जी कि हाउ कैन वी टेस्ट आवर हाइपोथेसिस। देयर आर 4 अप्रोचेस। पहली अप्रोच है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्रोच। देयर आर मैनी टेस्ट स्टैट्स। एवरी टेस्ट स्टैट फॉलो अ डिस्ट्रीब्यूशन। एवरी टेस्ट स्टैट हैज इट्स डिसीजन क्राइटेरिया, बट we do not know, or we do not need to know each and every decision criteria। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि जी स्टैट का क्या क्राइटेरिया है, काई स्क्वेयर का क्या क्राइटेरिया है, यू स्टैट का क्या क्राइटेरिया है, एफ स्टैट का क्या क्राइटेरिया है, टी स्टैट का क्या क्राइटेरिया है। सिंपली यू नीड टू नो इसका एक मिरर इमेज है, दैट इज पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो वी यूज 3 बेंचमार्क्स। वी यूज 3 benchmarks, that is 1%, 5% एंड 10%। ये 3 बेंचमार्क्स हैं जो हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू के यूज़ करते हैं। अगर 1% है तो इसका मतलब क्या है? 0.01। 5% का मीनिंग है 0.05 और 10% मीन 0.10। ये 3 बेंचमार्क्स हैं, ठीक है जी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसे आप कुछ एक और नाम भी दे सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है ये। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, अगर टोटल चांसेस 100% हों, अगर टोटल चांसेस 100% हों एंड चांसेस ऑफ एरर 5% हों, तो रिमेनिंग 50%, 95% क्या होगा? रिमेनिंग 95% क्या होगा, क्या कहलाएगा? हाउ कैन वी नेम दैट 95%? जी बताइएगा। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ कि इफ टोटल चांसेस आर 100%, आउट ऑफ these 100%, 5% are chances of error, what would be the name of 95%? No, नहीं, नॉन सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंस तो हमारे डिसीजंस हैं, ठीक है। तो एरर हमने कहा 5% होगा, तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर 5% एरर है तो 95% क्या होगा?
राइट जी। कोई और रह गए हैं जी तो बताएं, किसी के माइंड में आता है जिन्होंने ट्राई नहीं किया? क्या हो सकता है जी? इट इज नोन एज कॉन्फिडेंस। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके चांसेस चांसेस ऑफ एरर 10% है, तो कॉन्फिडेंस कितना होगा जी? कॉन्फिडेंस वुड बी 90%। मैंने इसके बाद एक और क्वेश्चन करना है, इसको केयर से सुनिएगा। तो अगर चांसेस ऑफ एरर 1% है, तो कॉन्फिडेंस कितना होगा जी? 99%। 99% जी। अच्छा, ये जो है ना, ये हम इन तीनों को ना आइसोलेशन में देख रहे हैं। तीनों कंडीशंस जो है ना वो आइसोलेशन में है। ये नहीं है कि अगर 1% है तो 5% भी होगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ टोटल परसेंट चांसेस विच आर 100, अगर एरर 1% है तो 99% हमारा कॉन्फिडेंस होगा। एरर 5% है, 95% कॉन्फिडेंस होगा। 90% आपका कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, क्या एरर और कॉन्फिडेंस में रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ज़्यादा होगा। जितना एरर ज़्यादा होगा उतना कॉन्फिडेंस कम होगा। राइट। क्वेश्चन ये है कि एरर का, ये क्या थे हमारे? दीज आर थ्री बेंचमार्क्स। वी यूज थ्री बेंचमार्क्स। ठीक है, वी यूज थ्री बेंचमार्क्स। तो बेंचमार्क से एरर का कम होना बेहतर है या ज़्यादा होना बेहतर है? कम होना। और कॉन्फिडेंस का बेंचमार्क से कम होना बेहतर है या ज़्यादा होना? ज़्यादा होना बेहतर है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, एक प्रिंसिपल बना सकते हैं जो आपने अपनी सारी रिमेनिंग कैरियर में याद रखना है, कि चांसेस ऑफ एरर बी लेस देन 1% और 5%, और इट शुड बी लेस देन 10%, या योर कॉन्फिडेंस should be greater than 99%, should be greater than 95%, should be greater than 90%, तो आपके रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट होंगे। एरर को कम होना चाहिए, पी वैल्यू को कम होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस को ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने यही बात की थी ना, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात है। और इस प्रोबेबिलिटी के तीन बेंचमार्क्स हैं, 1%, 5% एंड 10%। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर 1% से लेस, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1% से लेसर होना बेहतर है एरर का, या 10% से लेस होना बेहतर है? राइट। तो ये जो आपके पास 5% है ना, मिडल नंबर, इसे कहा जाता है, इफ़ एरर इज़ लेस देन 5% और पी वैल्यू इज़ लेस देन 5%, इसे कहा जाता है जी आवर रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर ये एरर 1% से भी कम हो, इसे कहा जाता है हाईली सिग्निफिकेंट। और अगर ये 10%, 1 से भी ज़्यादा है, 5 से भी ज़्यादा है, लेकिन 10 से कम है, तो इसे कहा जाता है मार्जिनली सिग्निफिकेंट।
ओके, मैंने ये बात की है कि हमने प्रोबेबिलिटी वैल्यू के पी वैल्यू के 3 बेंचमार्क्स डिसाइड किए हैं। वन इज़ द 1%, सेकेंड इज़ 5%, थर्ड इज़ 10%। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू और चांसेस ऑफ एरर 5% से कम है, we will say our results are significant. Means this column, these numbers are representative of these numbers. Sample numbers are representative of population number. बात जाकर वहीं पर लिंक होनी है जो हमने सैंपल के नंबर और पॉपुलेशन के नंबर की बात की है। If chances are less than 5%, we say our results are significant. If chances are less than 10%, यानी हाईली भी नहीं है, सिंपल सिग्निफिकेंट भी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि चलें फिर भी एरर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेस दैन 10% है, तो हम उन्हें मार्जिनली सिग्निफिकेंट कह देते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप गुड, वेरी गुड और बेटर का यूज़ करते हैं ना, जैसे वो हमारे पास 3 एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और चलें थोड़े बहुत सिग्निफिकेंट है। बात क्लियर होगी है जी? ओके, चलें इसकी ना हम एक एग्जांपल देखते हैं जी, जो हमने लास्ट टाइम एस्टिमेशन की थी। ये वो एस्टिमेशन है जो लास्ट टाइम मैंने शेयर की थी। मैं दोबारा से एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं सिंपली इसी आउटपुट को देखता हूँ। इसमें हमारे पास, चलें जी, मेरा ख्याल है दोबारा एस्टिमेशन करते हैं। SPSS मैंने ओपन किया हुआ है, वही डाटा सेट ओपन करते हैं और जल्दी से एस्टिमेट कर लेते हैं। एनालाइज रिग्रेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वेट था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाइट, एज, मेल एंड बिरयानी थे। तो अभी जो टेबल क्रिएट हुआ दैट इज़ डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट। तो ये हमारा कोफिशिएंट का टेबल है जी। डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वेट इन पाउंड्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाइट, एज एंड मेल एंड बिरयानी। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताइएगा, इनकी पी वैल्यूज़ को चेक कीजिएगा, क्या ये सिग्निफिकेंट है? अच्छा, पी वैल्यू को ना SPSS में SIG लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यू को SPSS में SIG लिखते हैं। ये सिग्निफिकेंट है। इम्पैक्ट ऑफ हाइट on weight is significant and it is highly significant because it is less than 1%, 0.01 और 1%। एज का इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट हाईली है, मेल के लिए भी इफेक्ट हाईली सिग्निफिकेंट है, बिरयानी का इम्पैक्ट भी हाईली सिग्निफिकेंट है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं जी इक्वेशन से। रिग्रेशन इक्वेशन हमने बनाई थी एक क्लास के अंदर। 3 तरह से हमने इक्वेशन को लिखा था। फंक्शन फॉर्म, रिग्रेशन फॉर्म, 2 तरह से लिखी थी। फंक्शन फॉर्म क्या बनेगी जी, मुझे बताइएगा। वेट इज अ फंक्शन ऑफ हाइट, एज,
जेंड इसको हम मेल से डमी बनाया हुआ है और बिरयानी से डमी बनाया हुआ है। रिग्रेशन फॉर्म क्या होगी जी? सिंपली लिखते हैं पहले y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस बीटा 4 x4। इस बात की समझ आती है ये जो मैंने लिखा है सबको? चलें अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी। वेट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 1, क्या था जी हमारे पास? हाइट। x1 हमारा हाइट है, तो प्लस, तो यहाँ पर ना मैं मल्टीप्लाई के लिए डायरेक्ट डाल देता हूँ जी, प्लस बीटा 2 एज प्लस बीटा 3 मेल प्लस बीटा बिरयानी। तो ये रिग्रेशन की एक इक्वेशन बन गई जी। अब हम ऐसा करेंगे, हम इसको जी लिखते हैं, अब हम लिखते हैं जी इसके रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट्स हैं जी हमारे पास? SPSS में आ गए कांस्टेंट। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो बार बार हमें मूव ना करना पड़े। इसे लिखा जाएगा जी माइनस, कांस्टेंट है जी 8.713, 8.713। इसको ना मैं सिर्फ 2 डेसिमल पे लिखता हूँ और थोड़ी सी स्पेसेस में बढ़ा रहा हूँ ताकि वो मैच हो सके। प्लस बीटा 1 क्या है जी? 1.9, 1.8 है, तो मैं इसे 9 कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस बीटा 2 की वैल्यू है एज की 0.3 इंटू एज प्लस बीटा 3 की वैल्यू है 8.3 ये समझ आ रही है जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ जी स्टूडेंट्स? आप साथ साथ से कॉपी पे नोट करें ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट रहे इसमें। चलो, ये आपके पास इक्वेशन बन गई जी। इम्पैक्ट ऑफ हाइट ऑन वेट इज़ 1.9, इम्पैक्ट ऑफ एज ऑन वेट इज़ 0.03, फॉर मेल कोफिशिएंट इज़ 8.3, बीटा 4 तो लिखा ही नहीं है जी, बीटा 4 है इसमें 8.0। चलें अपना फर्स्ट पेज नोटबुक ओपन करेंगे और मुझे बताइएगा कोफिशिएंट को क्या कहते हैं जी? इसके अल्टरनेट नेम्स क्या हैं? slope, rate of change, impact of IV on DV. चलें जी, ये डिफरेंट नेम्स हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 कोफिशिएंट्स। ये आपका जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ ना, ये इंटरसेप्ट है, और बाकी सारे के सारे स्लोप, बीटा, रेट ऑफ चेंज, इम्पैक्ट ऑफ IV ऑन DV।
तो 1.9 को क्या करें जी, करेंगे जी हम इंटरप्रेट 1.9। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ हाइट। तो इसकी इंटरप्रिटेशन होगी क्या इंटरप्रेट करेंगे जी, दैट weight is increased by 1.9। वेट का क्या था जी मेजरमेंट, यूनिट पाउंड। पाउंड्स विथ 1 यूनिट इंक्रीज इन यूनिट को भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं जी। यूनिट क्या था हमारे पास, एज का। एज का यूनिट क्या था, Yes. चलें ईयर्स लिख देते हैं जी, जो भी यूनिट होगा विथ Years. 1 ईयर इंक्रीज इन एज। सॉरी ये एज का तो हाइट का ना। Weight का कोफिशिएंट ऑफ हाइट की हमने बात की। वेट इज इंक्रीज बाय 1.9 पाउंड विथ 1 जो है ना हाइट, इंच इंक्रीज इन हाइट। तो आप बना लेंगे बाकी सब के लिए दूसरे के लिए इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी। आप खुद बनाइएगा जी इंटरप्रिटेशन 0.03 के लिए। ये है क्या, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एज। weight is increased by 0.03 increase in age. राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी जी, 5,000 something. जी 25,000 का एक सैंपल है। अज्यूम कर लें ये पाकिस्तान का सैंपल है। क्या ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, कैसे पता चलेगा। Significance वाले values हैं. राइट, हमें हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। पॉइंट एस्टिमेशन की दो अप्रोचेज हैं, वन इज टेस्ट सेट अप्रोच, सेकंड इज पी वैल्यू अप्रोच। टेस्ट सेट अप्रोच में हमें पता है, बीइंग बीइंग रिसर्चर, कि जो बीटा होता है ना रिग्रेशन का, ये टी स्टैट को फॉलो करता है, इसलिए टी कैलकुलेट हुई है। ठीक है। और जैसे जैसे आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करेंगे ना, कहीं पर टी कैलकुलेट होगी, कहीं पर जी कैलकुलेट होगी, कहीं पर एफ कैलकुलेट होगी, कहीं पर काई स्क्वायर कैलकुलेट होगी, कहीं पर यू स्टैट कैलकुलेट होगी। तमाम टेस्ट स्टैट्स एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं और हर एक का अपना डिसीजन क्राइटेरिया है। इनमें से ना आपने जो समझना है ना, वो याद करना है, वो सिर्फ टी स्टैट का करना है और किसी का नहीं करना। ठीक हो गया जी। आपने सिर्फ टी स्टैट का क्राइटेरिया याद करना है, आपको आना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्ट स्टैट। तकरीबन 50% जो टेस्ट है ना उनमें टेस्ट स्टैट टी यूज़ होती है, टी स्टैट यूज़ होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इसको याद करें, वरना आप ये पी के अप्रोच पर आप इसे एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रिजल्ट्स देखें फाइल के अंदर, तो यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ हाइट और एज सिग्निफिकेंट है क्योंकि पी वैल्यू लेस देन 1% है। क्या ये टी वैल्यू, अब टी वैल्यूज़ लिखते हैं जी।
टी वैल्यू ग्रेटर देन, कितनी होनी चाहिए जी टी वैल्यू? कितनी होनी चाहिए जी? कॉन्फिडेंस से नो नो नो, इसका ताल्लुक कॉन्फिडेंस से उस तरह से नहीं है। टी वैल्यू आपकी 1.96 से ग्रेटर होनी चाहिए, और ये मैंने कहाँ लिखा है? 5% पे। और अगर 1.1% पे आप सिग्निफिकेंस चाहते हैं ना, तो टी वैल्यू को 2.56 से, और अगर आप 10% में चाहते हैं तो 1.65 से इसको ग्रेटर होना चाहिए। तो ये 3 नंबर्स और आ गए हमारे पास टी वैल्यू के। अच्छा, मैं फिर बात कर रहा हूँ कि टेस्ट स्टैट और पी वैल्यू जो है ना, वो मिरर इमेज होता है। जो एक साइड पे है वही दूसरी साइड पे है। अगर आपकी टी वैल्यू 1.96 से बड़ी है, यहाँ पर याद रखिएगा, बड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेटर की बात कर रहा हूँ, तो लाजमी बात है पी वैल्यू 5% से कम होगी या ज़्यादा होगी फॉर सिग्निफिकेंस? कम होगी। अगर आपकी पी वैल्यू 1% से लेस है तो लाजमी बात है टी वैल्यू 2.56 से ग्रेटर है। अगर आपकी पी वैल्यू 10% से कम है तो इट मीन टी वैल्यू 1.65 से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि पी वैल्यू का कम होना अगर अच्छा है तो टी वैल्यू का ज़्यादा होना बेटर होता है। ठीक हो गया जी। आउटपुट में आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा टी वैल्यू किससे बड़ी है? 1.65 से भी बड़ी है, 1.96 से भी बड़ी है, और ये 2.56 से भी बड़ी है। तो ये हाईली सिग्निफिकेंट है, और लाजमी बात है पी वैल्यू भी जो है 1% से कम होगी। ये मिरर इमेज होता है, ठीक है, ये मिरर होता है, कभी वायलेट नहीं हो सकता कि एक जगह पर वो टी 1 पॉइंट यानी वो मार्जिनली सिग्निफिकेंट है और पी हाईली सिग्निफिकेंट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मिरर इमेज होते हैं। जी बात क्लियर हो गई है जी सबको? बाकी बाकी भी बताएं जी। बाकी बाकी स्टूडेंट्स, सुहेल, मैडम इरम, मैडम के, बात समझ आ गई है आपको? चलें, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये नज़र आ रहा है जी लिखा हुआ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो ये बात आ गई जी इंटरवल एस्टिमेशन की। इंटरवल एस्टिमेशन के दो अप्रोचेज हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, बूटस्ट्रैप कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा टेस्ट स्ट्रैट और पी वैल्यू का जॉइंट नेम क्या है? पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट मीन अ सिंगल डॉट, वेयर एज ये क्या बताता है? ये इंटरवल बता रहा है। ठीक हो गया, ये इंटरवल बता रहा है। इट टेल्स दैट पॉपुलेशन पैरामीटर lies between a range, ठीक है, which is called limit of confidence interval। ठीक है, तो यहाँ पर दो लिमिट्स होती हैं, वन इज लोअर, वन इज अपर।
One would be lower limit of CI and second would be upper limit of CI. तो नेक्स्ट बात करेंगे जी डिसीजन की। डिसीजन क्या है जी हमारे? राइट। डिसीजन कैसे किया जाएगा? पॉइंट एस्टिमेशन का डिसीजन याद है आपको कैसे करते हैं? अंडर पी वैल्यू शुड बी लेस देन 3 benchmarks and t value should be greater than 3 benchmarks. तो इंटरवल एस्टिमेशन में मैं लिख रहा हूँ जी, बोल्ड में लिख रहा हूँ, साइन मस्ट बी सेम। साइन किस चीज़ का? ऑफ LLCI एंड ULCI। ठीक हो गया? क्या प्रॉब्लम आया जी? आपको वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स मेरी? चलें जी, तो हमने पॉपुलेशन के नंबर्स को अचीव करना है, बट वी डू नॉट हैव एक्सेस टू पॉपुलेशन। हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टाइम का रिसोर्स लिमिटेड है। तो हमने सैंपल एक सेलेक्ट किया, उस पर वर्किंग की, बीटा कैलकुलेट किया और एनी अदर स्टैटिस्टिकल नंबर कैलकुलेट किए। सैंपल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट हुई फार्मूला के साथ। नाउ वी विल पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हुए हम पॉलिसी मेकिंग कर लेंगे, बिकॉज दीज रिजल्ट्स विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। और अगर रिजल्ट्स इनसिग्निफिकेंट हुए तो हम सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और परेशान होंगे जी, थीसिस तो अब कामयाब नहीं हो रहा, रिसर्च कामयाब नहीं हो रही, तो अब क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये एक लाइटर नोट पे बात थी। तो रिजल्ट्स जो है ना सिग्निफिकेंट होंगे तभी आप पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हमने दो अप्रोचेस की बात की, टेस्ट स्टैट अप्रोच है और पी वैल्यू अप्रोच है। सेकंड हेडिंग हमने लगाई है जी इंटरवल एस्टिमेशन। इन इंटरवल एस्टिमेशन ये हमें ना पॉपुलेशन पैरामीटर का नंबर नहीं बताती, ये हमें उसकी एक रेंज बताती है। तो यहाँ पर क्या था कि इम्पैक्ट ऑफ हाइट एंड इम्पैक्ट ऑफ एज ऑन वेट इज इक्वल टू 1.86 1.25। ये एक नंबर था, सिंगल नंबर, ये एक रेंज नहीं है। और क्या ये रेंज रिप्रेजेंटेटिव है? क्या ये नंबर एक सिंगल पॉइंट पॉपुलेशन के बीटा का रिप्रेजेंटेटिव है? हमें टी से और पी से पता चला। ये लोअर बाउंड और लोअर लिमिट हमें ये बताती है, और अपर बाउंड और अपर लिमिट ये बताती है कि इम्पैक्ट ऑफ हाइट ऑन वेट 1.862 नहीं है, इट लाइज बिटवीन 1.807 and 1.916. Likewise, impact of age ये नंबर नहीं है, 0.025 नहीं है, ये लाई करता है बिटवीन 0.018 एंड 0.032। तो यही बात हमने लिखी हुई है। It tells that population parameter lies between a range, not a single number, जिसको हमने पॉइंट कहा है, which is called limits of CI. One is the lower limit and second is the upper limit. कैसे किया जाएगा? डिसीजन हम करेंगे जी साइन के साथ। चलिए डिसीजन करेंगे हम साइन के साथ। अगर साइन जो है वो सेम है
सेम का क्या मतलब है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों नेगेटिव हैं, यानी नेगेटिव लोअर लिमिट ऑफ सी आई एंड नेगेटिव अपर लिमिट ऑफ सी आई, या ये हो या आपके पास दोनों पॉजिटिव हों, पॉजिटिव लोअर लिमिट एंड पॉजिटिव अपर लिमिट, तो हम कहते हैं कि रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, इफ लोअर लिमिट upper limit of CI both positive. ईदर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, यानी साइन सेम होना चाहिए। Both negative. ठीक है. ठीक है, लोअर लिमिट नेगेटिव है और अपर लिमिट पॉजिटिव है, इसका मतलब है रिजल्ट हमारे इनसिग्निफिकेंट है। और उस्मान राजा साहब फिर कहते होते थे, डॉक्टर उस्मान राजा वो खासे सीनियर टीचर हैं हमारे, जो है ना कनाडा में होते हैं, वो कहते हैं नहीं कनाडा में होते हैं, और डॉक्टर खुरम और डॉक्टर साजिद बशीर के भी टीचर हैं। तो वो कहते थे कि आप अच्छा सा फिर एक कुंडा लगा लें छत को और उसको रस्सी डालें और फिर लटक जाएं अगर आपके रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, तो आपके जो साइन है ना, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, लोअर लिमिट का भी और एक अपर लिमिट का भी। ये एक लाइटर नोट पे बात थी, इसको सीरियस नहीं लेना आप लोगों ने। तो अब यहाँ पर नहीं सर, वो कुछ लोग जो है जी क्या कह रहे हैं? वाकयात हुए भी हैं सुसाइड के, लगता है उन लोगों ने फॉलो किया है डॉक्टर राजा के फरमान। नहीं, अगर आप इस कोर्स को सीरियसली पढ़ लेते हैं ना अच्छा सा, तो ये जो है ना, ये वक्त नहीं आएगा, इस देखने से पहले इस वक्त को आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे चीज़ों का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया तो आपको एक और चीज़ बताते हैं। वो ये है कि 1.96 को अगर आप राउंड करें तो क्या कहलाता है? ये 2 बन जाएगा ना, राउंड में 2 कर लें, 1.96 1.96 होगा, तो 1.6 को ड्रॉप करेंगे तो ये 2 बन जाएगा ना, 2 बन जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं रफली के टी वैल्यू को 2 से बड़ा होना चाहिए, टी वैल्यू को 2 से बड़ा होना चाहिए, टी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2, राउंड में कहा जा सकता है। अच्छा, एक और बात ये कि जो आपकी टी वैल्यू होती है ना, ये हमेशा इक्वल होती है नंबर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट नंबर। तो अगर नंबर टी वैल्यू इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट नंबर, तो यहाँ पर अगर मीन है तो मीन को उसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर दें तो टी वैल्यू मीन आ जाएगी। अगर बीटा है आपके पास, बीटा उसे आप डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? टी वैल्यू आ जाएगी। रिसर्च पेपर में ना या आपके रिजल्ट्स में हमेशा टी वैल्यू भी रिपोर्ट की जाती है और स्टैंडर्ड एरर भी रिपोर्ट किया जाता है। देखिएगा ये क्या है, बीटा का कॉलम है, उसके आगे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर, नजर आ गया ना, बीटा और स्टैंडर्ड एरर। तो बीटा को अगर स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड करें तो टी आएगी, तो इसका मतलब है ये 66 कैसे कैलकुलेट हुआ? 1.862 डिवाइडेड बाय 0.028, ठीक हो गया। तो बीटा के कॉलम को स्टैंडर्ड एरर के कॉलम से डिवाइड करते हैं तो टी वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो हमने बात की कि टी वैल्यू क्या होनी चाहिए जी? 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अगर आपका आंसर 2 से ग्रेटर होना चाहिए तो बीटा
एटलीस्ट डबल होना चाहिए और स्टैंडर्ड एरर उसका हाफ होना चाहिए, तभी वो 2 आंसर आएगा ना। नोमिनेटर में जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर का एटलीस्ट डबल होगी, तभी आंसर 2 आएगा ना, या 2 से ग्रेटर आएगा। या आप कह लें कि स्टैंडर्ड एरर को आधा होना चाहिए बीटा का, हाफ होना चाहिए। बड़ी आसान सी बात है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इन रिजल्ट्स में अगर आप देखें ना, तो मेल का बीटा 8 है, तो इसका स्टैंडर्ड एरर ना 4 से कम होना चाहिए, वरना वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या? मेल का बीटा 8 है ना, इसका स्टैंडर्ड एरर अगर 4 से ज़्यादा होगा फिर तो रिजल्ट हमारे इनसिग्निफिकेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका बीटा का स्टैंडर्ड एरर एटलीस्ट 4 से कम होना चाहिए, और ये तो 1 से भी कम है, इसीलिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 75 है। हम तो चाहते हैं कि 2 का जो बेंचमार्क है वो अचीव करना है हमने। मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आई इस चीज़ की। देखिए बीटा अगर 10 है और उसका स्टैंडर्ड एरर 5 है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 2। बीटा अगर 12 है, उसका स्टैंडर्ड एरर 6 है, आंसर विल बी 2। तो हमने बात की कि जो डिनोमिनेटर है ना बीटा है, वो एटलीस्ट स्टैंडर्ड एरर के डबल से बड़ा होना चाहिए। 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, या जो बीटा का स्टैंडर्ड एरर है वो उससे हाफ से कम होना चाहिए। 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, तभी आंसर आपके 2 से ग्रेटर आएंगे ना। और आंसर के ग्रेटर होने का क्या मीनिंग होगा? अब योर रिजल्ट्स आर जी सर। सिग्निफिकेंट। तो इस टेबल के अंदर तमाम चीज़ें जो होती हैं ना वो लिंक होती हैं एक दूसरे के साथ। तो बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, दैट इज टी वैल्यू। टी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.96, या राउंड में आप इसे 2 कह लें। सिग्निफिकेंस वैल्यू शुड बी लेस देन 5%। और यहाँ पर अच्छा मुझे ये बताएं, हाइट और एज के कोएफिशिएंट का कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक करें और बताएं क्या ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। सर ये दोनों पॉजिटिव है तो सिग्निफिकेंट है। दोनों पॉजिटिव हैं तो सिग्निफिकेंट है। अच्छा चलें जी, मैं एक छोटी सी वर्किंग करता हूँ अगर हो सके तो। ये मैंने ना जल्दी से 15 ऑब्जर्वेशंस को कॉपी किया, ठीक है, और मैं रिग्रेशन एस्टिमेट करता हूँ उसी तरह से। सिर्फ नाम इसमें अब मैंने कोई नहीं दिए, सिर्फ रिजल्ट देखता हूँ जी कि क्या आते हैं जी। अच्छा जी, अब हमें पता है जी वेरिएबल 2 क्या है? हाइट है। हाइट की वैल्यू क्या आ गई जी? टी वैल्यू 1.96 से कम है। ठीक हो गया। चले मैं इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल भी साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं ज़रा रिपीट करता हूँ मैंने किया क्या है जी, परेशान ना हो। मैंने ये किया है कि मैंने पहले 15 नंबर्स को कैलकुलेट किया, पिक किया, एक नई SPSS फाइल के अंदर उन्हें डाला है। सीक्वेंस उनका वही है जो पहले था, तो यह सिंपल कोई एक डाटा सेट है, मैंने उस पर रिग्रेशन एस्टिमेट की है, आपके रिजल्ट्स आ गए। अब रिजल्ट्स में ये देखें, इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल 2 -0.195 है। टी वैल्यू क्या है? अच्छा सिंपली पहले पी वैल्यू को देख लें जी। क्या आप कोई पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है?
जी बताइएगा, क्या कोई पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है? All are greater than 10%. 10%, राइट। तो अगर 10% से ग्रेटर हैं तो 5% और 1% से तो लाजमी बात है वो ग्रेटर है। तो अगर वो 10% से ग्रेटर है ना, तो लाजमी बात है कि टी वैल्यू 2.56 से ग्रेटर होगी। Greater होगी कि कम सॉरी होगी? सॉरी, उल्टा बात की हमने, 1.65 से कम होगी। जी सर। कहीं भी वो 1.65 से ज़्यादा नहीं है, और कहीं भी साइन सेम नहीं आएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल का। सब जगह पे साइन हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव क्या? पॉजिटिव। तो ये तीनों अप्रोचेस, तो कंक्लूजन क्या बनता है इससे, कि चाहे आप पॉइंट एस्टिमेशन यूज़ करें, पी वैल्यू या टेस्ट स्टैट, या आप इंटरवल एस्टिमेशन यूज़ करें, आपका डिसीजन कभी भी चेंज नहीं होता। ये तीनों मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे का। पॉइंट एस्टिमेशन ये बात करती है दैट दिस सिंगल नंबर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन और नॉट। We can test its hypothesis using t value, which is a test stat, or p value. Point estimation ये बात करती है that the beta lies between a range, और इसकी सिग्निफिकेंस इसके साइन से टेस्ट की जाती है। तो इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं जी आपके लिए पूरी कहानी को। जी हाँ जी, क्या क्वेश्चन है जी? सर, ये बस ये काइंडली ये बता दीजिएगा, ये जो हमारी वैल्यू है और मार्जिनली सिग्निफिकेंट, इज इट 1.56 और 1.65? टी वैल्यू इक्वल होती है, होनी चाहिए आपकी 1। आप इसको ना रिकॉल कर लें कि इस बैंड को ना टाइटर होना चाहिए। तो टाइट बैंड कैसे होगा कि ये लाई करेगा 1.65 एंड 2.56 के दरमियान। ठीक हो गया? ओके। तो समरी क्या है जी? पॉइंट एस्टिमेशन इज यूज्ड टू इन्फर द रिजल्ट्स ऑफ sample to draw conclusion about population. It tells that a single number, जिसे आप पॉइंट कह सकते हैं, is representative of population or not. We use test stat approach or p-value approach to test the significance of significance under point estimation. Under interval estimation, बल्कि लिखते हैं जी, interval estimation tells that results lies between a range, not a point, not a single number. We decide about the significance on the basis of same signs of lower limit and upper limit of confidence इंटरवल। जी ठीक होगी जी बात हमारी यहाँ तक की।
यहाँ तक कोई बात पूछने वाली जी? जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये समझ आ गया। चलें, इसके बाद ना हमने कुछ और चीज़ें हैं जो करनी है इसी आउटपुट में से डिस्कस। चलें, ये आ गई जी हमारे पास आउटपुट। तो अब कोफिशिएंट का टेबल आपको क्लियर हो गया है जी? चलें, कोफिशिएंट के ना टेबल में एक कॉलम है जो जिस पे हमने बात नहीं की अभी। कौन सा है जी वो कॉलम? The standardized coefficient. जी, स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स और बीटा। तो कोफिशिएंट्स के टेबल में ना दो बीटास के कॉलम हैं। वन इज अनस्टैंडर्डाइज्ड और सेकंड इज स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड में हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं जी अनोवा टेबल पे। और मॉडल समरी पे। तो मॉडल समरी में सबसे पहले आर स्क्वेयर है और एडजस्टेड आर स्क्वेयर है। आर स्क्वेयर एंड एडजस्टेड आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर भी लिखा जाता है इसे। आर स्क्वेयर भी लिखा जाता है। आर स्क्वेयर भी लिखा जाता है। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी कहा जाता है। ये उसके ना कुछ डिफरेंट नेम है। आर स्क्वेयर और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। अच्छा, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टोटल चेंज इन परसेंटेज इन एनीथिंग? किसी भी चीज़ की टोटल चेंज इन परसेंटेज क्या होती है जी? कितनी होती है? आपने 10 फीट मूव किया, ठीक है, तो आपने कितने परसेंट डिस्टेंस मूव किया, चेंज हुए? परसेंटेज टर्म में टोटल चेंज कितनी होती है इन परसेंटेज टर्म? 100%। टोटल चेंज और टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज 100%। और ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? टोटल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर वेट। जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है दैट इज़ ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। वी हैव इंक्लूडेड 4 वेरिएबल्स एज रिग्रेसर्स। हमने 4 वेरिएबल्स को एज ए आई भी इंक्लूड किया हमारे मॉडल के अंदर। तो हमारे पास टोटल चेंज कितनी आई है जी? आर स्क्वेयर 545, 54.5%। तो 54.5% क्या है? आर स्क्वेयर है। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 54.5%। 1 माइनस आर स्क्वेयर क्या होगा जी?
कितना कैलकुलेट होगा जी? 1 माइनस या 100% माइनस 54.5%। क्या आंसर आएगा जी? 45 एंड 45.5%। आउट ऑफ टोटल चेंज इन वेट, और टोटल चेंज हमने कहा 100% होती है, 55.5% change in dependent variable or weight is due to our four IVs, which are height, age, male and इसके अलावा और वेरिएबल भी तो वेट को इफेक्ट कर सकते हैं ना। मदर का वेट, फादर का वेट, किस रीजन में आप रहते हैं, हिली एरिया में या प्लेन एरिया में, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैनी फैक्टर्स जो है ना कैन कंट्रीब्यूट टू वेट। तो आउट ऑफ टोटल चेंज 45.5% change is due to other factors which are not included in the model. Model mean equation और equation mean regression equation। ठीक है जी, बात क्लियर है जी? चलो, when an important, अच्छा इसका मतलब ये है, आपने वो हमने बात की थी ना कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिकॉल कर सकते हैं व्हाट आर कंट्रोल वेरिएबल्स? ये वो वेरिएबल्स थे जो इनके काउंट करने ना करने से they are not the variable of interest, but the true impact is calculated. The equation just to calculate चलें, true impact ठीक of है, IV, true impact of IV, they चलें जी, ठीक हो गया, आपको मिल गया, independent variable. कुछ ना कुछ आपको माइंड में है जी। व्हेन एन इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट, रेलेवेंट से क्या मुराद है? रेलेवेंट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हेन एन इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट वेरिएबल इज मिस्ड फ्रॉम मॉडल, द प्रॉब्लम ऑफ omitted variable bias happens। जी कुछ ये लफ्ज़ याद आता है जी कि omitted variable bias कहीं पढ़ा है आपने? चलें जी, आपको रिकॉल कराते हैं, ये मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि आपने P2 सही से नहीं पढ़ा। रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन में एक ऑप्शन है, एक पॉइंट है, वो variance प्रॉपर इंक्लूजन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स। इसमें जाके कहीं ये बात करता है, if a variable meeting these three conditions is excluded from the model or study, अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं अभी जाता हूँ, the results may suffer from omitted variable bias। तो इस पेपर को ना दोबारा पढ़ें हम, वैसे इसको पढ़ेंगे एक बार क्लास में भी,
लेकिन आपने इसकी दोबारा से रीडिंग भी करनी है जी। तो आर स्क्वायर क्लियर हो गया जी। आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर इज द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, वो वेरिएशन जो आपके डीप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ने एक्सप्लेन कर दी है, बता दी है, विच इज़ ड्यू टू आईवीज। और 1 माइनस आर स्क्वायर आपकी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन जी। आर स्क्वायर क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट जी एफ वैल्यू। तो मैं स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं। दोबारा बताइएगा, क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं वो वैसे क्या एफ वैल्यू बोल रहे हैं, हम इसका स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं ना। जी एफ स्टैट मीन एफ स्टैटिस्टिक्स। मैं लिख देता हूँ और जी। आप एफ वैल्यू को भी बहुत स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हाँ हैं। जी, एफ स्टैट, एफ स्टैटिस्टिक्स। तो अब यहाँ पर मैं आपको वो लाइन रिकॉल करवाता हूँ एफ स्टैट की, जो हमने यहाँ पे लिखी थी। एफ स्टैट कौन कौन सी होती हैं? टी स्टैट, एफ स्टैट, जी स्टैट, काई स्क्वायर, यू स्टैट, डर्बन वाटसन। ठीक है जी। तो एक लंबी लिस्ट है। एवरी टेस्ट स्टैट फॉलो अ डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ डिसीजन क्राइटेरिया। तो हम तो इसी काम पे लगे रहेंगे जी कि अब नई टेस्ट स्टैट आ गई है तो उसकी जो है ना डिसीजन क्राइटेरिया देखें कि क्या है। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एफ वैल्यू को जैसी देखते हैं ना, हम उसको नहीं सोचते, हम उसकी पी वैल्यू को देख लेते हैं। तो आपके मॉडल में रिजल्ट में ये मौजूद है जी एफ वैल्यू अनोवा के टेबल में 7480, और इसकी पी भी गिवन है। तो अब हमें एफ का बेंचमार्क जानने की ज़रूरत नहीं है। हमने टी के बेंचमार्क तो लिख लिए ना, एफ के बेंचमार्क भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमने इस लॉन्ग वे में से नहीं आना। हमने सिंपल पी वैल्यू को देखना है। और पी वैल्यू क्या है हमारे पास? सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट? हाईली सिग्निफिकेंट। हाईली सिग्निफिकेंट। अब इसके इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। पी एफ वैल्यू टेल्स द joint significance of all IVs, या आप कह सकते हैं जी एफ वैल्यू टेल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडल और रिग्रेशन इक्वेशन। तो एस एफ वैल्यू, क्या आंसर था जी? 7480, 7480, 7480। अच्छा, जब पेपर में नॉर्मली डिफरेंट वेज हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आपकी पी वैल्यू जितनी भी है ना, आपने उसको इन रेफरेंस टू बेंचमार्क लिखना है। तो आपकी पी वैल्यू 0.000 है ना, लेकिन आप लिखेंगे लेस देन 0.01। हियर इज हाईली significant which shows कुछ भी लिख सकते हैं। जॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ आवर मॉडल। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर ब्रेक कर लेंगे नमाज की, फिर स्टार्ट करेंगे जी।
इज हाईली सिग्निफिकेंट, और इन तीनों में से दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं जी। इट शोज जॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ आवर मॉडल, इट शोज दैट हाइट, एज, मेल and biryani can jointly and significantly predict weight। इन दोनों में से दोनों का एक ही मतलब है। तो डिफरेंस क्या हुआ जी टी वैल्यू के और पी वैल्यू के दरमियान? टी वैल्यू टेल्स अबाउट द इंडिविजुअल significance of each coefficient, यानी नंबर ऑफ टी वैल्यूज किसके इक्वल होंगी जी? नंबर ऑफ आईवीज के। वेयर एज एफ वैल्यू टेल्स about the joint significance of all IVs और मॉडल। ठीक है जी, टी वैल्यू पूरे मॉडल की सॉरी एफ वैल्यू पूरे मॉडल की सिग्निफिकेंस को बताती है, या सारे आईवीज की इकट्ठी सिग्निफिकेंस को बताती है, जॉइंट सिग्निफिकेंस को। टी वैल्यू इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस की को बताती है। हर वेरिएबल के लिए जितने आईवीज होंगे उतनी ही टी वैल्यूज होंगी। जी, बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चलें जी, तो यहाँ पर ब्रेक कर लें, क्या ख्याल है? चलें चलें 10-15 मिनट्स की ब्रेक कर लें और नमाज भी इसमें अदा कर लें, फिर दोबारा से मैं मीटिंग लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ। चलें, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।